Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar once again with the chapter from 8th class Social and Political Life book, and the name of the chapter is the Indian Constitution. This is our revision lecture, and in it we will make the concepts of the chapter more clear to you with some innovative ways. So let's begin. I am showing you a picture. Look at this picture very carefully and you have to answer the questions given below. So we have already discussed about this picture in our previous video lecture also. So the question is, what is it? You can see it clearly now. So the question is, what is it? It is the preamble of our constitution. Indian constitution का preamble है ये. Preamble means the introductory page, opening page जिसे आप बोलते हैं. तो हर बुक का एक ओपनिंग पेज होता है जिसको देखने के बाद आपको उस बुक के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर आप क्या पढ़ने को मिलेगा आपको. सो सिमिलरली दिस इज़ द प्रीम्बल. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वैल्यूज डज इट रिफ्लेक्ट. सो अगेन वंस अगेन इसे ध्यान से देखिए. इसको देखने के बाद आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी वैल्यूज़ का पता चलता है. सो यहाँ हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा हियर इट इज़ रिटन सॉवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो ये डिक्लेयर करता है दैट इंडिया इज़ अ sovereign country, secular, socialist, democratic and republic country. So these values are highlighted in our preamble. ये हमारे preamble में हमारे constitution की ये values highlight होती हैं. So next question is, what does the term sovereign mean? What is the meaning of sovereign? sovereign का क्या मतलब होता है बेटा? अभी हमने एक term use की ऊपर sovereign. So beta, it means that we are free in internal and external matters. कि हम अपने internal और external matters में free हैं. Like कि हमें हमारे country से related जो भी decisions हैं वो यहाँ के citizens लेंगे, चाहे वो internal matters हो, देश के अंदर के मामले हो या फिर एक्सटर्नल मैटर्स, हमारी फॉरेन पॉलिसी हो. तो उसके बीच में हमें आके कोई फॉरेन कंट्री का कोई फॉरेनर आके सजेस्ट नहीं करेगा कि हमें क्या डिसाइड करना है. नाउ बेटा लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर लेक्चर नाउ. सो हियर you have to tell which fundamental right will the following situations violate. हम आपको कुछ situations दे रहे हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है. सो हियर इज़ द फर्स्ट सिचुएशन. इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स. अगर कोई 13 ईयर्स का बच्चा किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो बेटा आपको पता है कि 14 ईयर्स से बिलो एज के बच्चों से काम करवाना मीन्स दे आर कंसिडर्ड चाइल्ड लेबर. दैट इज़ अ क्राइम एंड इट इज़ क्राइम अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो यहाँ पे जो राइट वायलेट हो रहा है दैट इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो नेक्स्ट सिचुएशन इज़, if a politician in one state decides to not allow laborers from other states to work in his state. अगर कोई पॉलिटिशियन ये बोलता है कि उसकी स्टेट में तो दूसरी स्टेट्स के जो लेबर है वो आके काम नहीं कर सकती, तो इट मीन्स वो कौन सा राइट वायलेट कर रहा है लोगों का. आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक राइट आपको ये भी कहता है कि आप अपने कंट्री के किसी भी पार्ट में फ्रीली मूव कर सकते हैं. यू कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो मीन्स आपको फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम आपको ये राइट देता है. एंड हेयर दिस राइट इज़ वायलेटेड. तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? दैट इज़ द राइट टू फ्रीडम. नाउ लेट्स हैव वन मोर सिचुएशन. एक और सिचुएशन देखिए. इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला.
अगर केरल में कुछ लोग तेलुगु मीडियम स्कूल, तेलुगु एक लैंग्वेज होती है, उसका स्कूल खोलना चाहते हैं और उनको परमिशन नहीं मिल रही, तो उनका कौन सा राइट वायलेट हो रहा है यहाँ पे बेटा? सो एज यू नो दैट तेलुगु इज़ द माइनॉरिटी लैंग्वेज इन केरल, और हमारे पास एक राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो ये कहता है कि आपको अपने कल्चर को स्प्रेड करने का राइट है, उसके लिए आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का भी राइट है. सो इन दिस सिचुएशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इज वायलेटेड. तो हमारा करेक्ट आंसर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. नाउ बेटा देयर इज़ वन मोर सिचुएशन, एक और सिचुएशन है आपके लिए. If the government decides not to promote an officer of the armed forces for being a woman, अगर गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को आर्मी में सिर्फ इसलिए प्रमोट नहीं कर रही कि वो फीमेल है, तो ये उसका कौन सा राइट वायलेट कर रही है? लाइक आपको पता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट दिया गया है डेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर, कास्ट एंड रिलीजन यू विल बी कंसिडर्ड इक्वल. आपको इक्वल माना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो वो कौन सा राइट है बेटा? दैट इज़ द राइट टू इक्वालिटी. तो यहाँ पे आपका राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है. तो आई थिंक ये आपको क्लियर है. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक नाउ. एक दूसरा टॉपिक लेते हैं. Here you have to tell in each of the following situations which one is the minority. आपको इन situations में minority को identify करना है and at the same time you have to give the reason that why the views of the minority should be respected. कि minorities के views को क्यों respect किया जाना चाहिए. सो हेयर इज़ द फर्स्ट सिचुएशन बेटा. यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट सिचुएशन है. लुक एट इट केयरफुली. इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल. 30 टीचर्स हैं एक स्कूल में और उसमें से 20 मेल टीचर्स हैं. इट मीन्स 10 टीचर्स आर फीमेल और वो जो फीमेल टीचर्स हैं दे आर इन द माइनॉरिटी. तो फीमेल्स आर इन माइनॉरिटी बट उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. इसके लिए क्या रीज़न देंगे आप? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट देयर व्यूज़. वाई? बिकॉज दे सो डैट दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट और अंडर पावर्ड बाय द मेजॉरिटी, ताकि उन्हें कभी भी ऐसा ना लगे डेट दे आर अलाइनेटेड, उनको अलग कर दिया गया है और उनको मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है. That is why their views should be respected. Now next situation beta. Here in a city 5% of the population are Buddhist. एक शहर है और उसमें 5% people Buddhist हैं. It means they are minority. Buddhists are in minority और उनके views को respect किया जाना चाहिए. Why? Because each and every person has the right to freedom ऑफ रिलीजन टू फॉलो एनी ऑफ द रिलीजन. क्योंकि हर पर्सन को राइट है कि वो किसी भी धर्म को मानना चाहता है तो वो मान सकता है. सो बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज चॉइस. सो नेक्स्ट सिचुएशन इज बेटा. इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन. एक फैक्ट्री की कैंटीन है और वहाँ पे 80% लोग वेजिटेरियन हैं. सो बाकी के जो 20% हैं वो नॉन वेजिटेरियन हुए. तो इट मीन्स दे आर माइनॉरिटी देयर. वो लेस नंबर में हैं, वो माइनॉरिटी हैं एंड देयर व्यूज शुड बी रिस्पेक्टेड. बिकॉज क्यों रिस्पेक्ट होनी चाहिए? बिकॉज इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस कि वो क्या खाना चाहते हैं एंड the food of a person eats is his personal wish. So he should have the freedom to eat what he wants. कि उसको जो भी खाना है उसको उसकी freedom है. Next thing. Next situation is in a class of 50 students 40 belong to more well-off families.
अब एक क्लास है, वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट जो हैं वो रिच फैमिली के हैं. इट मीन्स बाकी के जो 10 स्टूडेंट्स हैं अंडर प्रिविलेज फैमिली है, पुअर फैमिली के हैं, तो वो माइनॉरिटी हुए. एंड उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. वाई? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग रिच और पुअर. किसी को भी उसके रिच या पुअर होने की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. So beta, this was all about the situation based questions. Now next topic of this video lecture is multiple choice questions. Here we are giving you options with the questions. आपको सही आंसर find out करना है और आप बहुत easily कर भी लेंगे. They are very easy to attempt. So first one is, in which of the following situations is the minister misusing his power? यहाँ पे एक मिनिस्टर है और आपको बताना है कि कहाँ वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है. सो फर्स्ट वन इज रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजंस. वो अपनी मिनिस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर देता है ये कह के कि उसमें उसको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं. सो ही हैज़ द राइट, उसको राइट है, वो ऐसा कर सकता है, तो मिसयूज़ नहीं कर रहा वो पावर को. बी, threatens to send his security staff to rough up his neighbor. अब उसको अपने नेबर को डराना है, धमकाना है, तो इसके लिए वो अपनी सिक्योरिटी स्टाफ को भेज रहा है. तो यहाँ तो वो मिसयूज़ कर रहा है अपनी पावर को. सो बी ऑप्शन में वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है. एंड सी इज कॉल्स अप द पुलिस स्टेशन आस्किंग them not to register a complaint against is likely to be filed against his relative. पुलिस को मना करता है कि उसके रिलेटिव के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, उसका रिलेटिव है तो उसको पुलिस से बचा रहा है. सो यहाँ भी पावर का मिसयूज़ कर रहा है. सो हेयर बी एंड सी ऑप्शन आपका आंसर बनेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Buying and selling of human beings is considered as a crime. In which right? इंसानों को खरीदा और बेचा जाना, क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन ट्रैफिकिंग. एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बैन एंड कंसिडर्ड इविल अंडर द which right? Here are the four options. First one is right to equality. B option is right to freedom. C option is right against exploitation and D is none of these. So beta, here the right answer is right against exploitation. आपको पता है कि 3 evils हैं जिनको crime declare किया गया है under the right against exploitation. एक है आपका child labor, second है आपका forced labor and third one is the human trafficking. So next question now. Which is considered under the third tier of government. गवर्नमेंट का थर्ड टीयर किसे बोलते हैं? ये आपने अपना 6th-7th क्लास में भी स्टडी किया है. सो द ए ऑप्शन इज पंचायती राज, बी ऑप्शन इज हाई कोर्ट, सी ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट एंड डी ऑप्शन इज ऑल द अबव. सो बेटा, हियर द राइट आंसर इज पंचायती राज. Panchayati Raj is considered the third tier of the government. Now beta, next question, fourth question is, what do you mean by right to equality? Very easy and simple. Right to equality किसे कहते हैं बेटा? A option is rich people are higher than the poorer. B option is all are equal before law. C is government officials are superior and D none of these. तो बेटा, right to equality means that all the people are equal before the law. सब लोग कानून के सामने एक बराबर हैं. So I think आपके सारे ही आंसर्स करेक्ट जा रहे होंगे. So next question देखिए. Which defines the set of rules to govern a country?
set of rules to govern a country are known as? 4 options हैं आपके पास. First one is preamble, second is the sovereignty, third is constitution, and fourth option is none of these. So beta, set of rules according to which a country is governed are known as constitution. This one is the right answer. आपने easily constitution की define तो आपने study की ही होगी. Now next question. What defines the introduction to our constitution? The introductory page of the constitution. अभी recently आपने अभी दोबारा से इसको हमने picture based question में भी किया है. A option is preamble, B option is sovereignty, C option is constitution, and D option is none of these. So beta, very easy question. A option is correct, that introduction to the constitution is known as a preamble. Now beta, next question. Next question is, which form define the rule of people by the people? Rule of people by the people, for the people. Who said this? अब्राहम लिंकन ने ये कहा था. और किसके लिए कहा था? ये आपको बताना है. A is preamble, B option is democracy, C is constitution, and D is none of these. So beta, right answer is democracy. Democracy is the government of the people, for the people. Now next MCQ is, what is the name of the kingship or rule of king? So beta, rule of king is known as, 4 options are here for you. First one is democracy, B constitution, C option is monarchy, and D option is none of these. So the beta, C option monarchy is correct, as the king is also known as monarch. king को आप monarch भी बोलते हो. So monarchy is the correct answer. Now next question is, what do you mean by secular state? What is the term secular means? आपने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में इसके ऊपर पढ़ा. अभी नेक्स्ट चैप्टर भी आप पढ़ोगे सेकुलरिज्म के बारे में. So बेटा, what is the secular term? A option is don't have any official religion, B option is don't have any king, C don't have any preamble, and D none of these. So बेटा, secular का मतलब होता है not related to any religion, or a state which has no official religion is called the secular state. So A option is correct. Now next question. Next question is, what type of government India practiced? इंडिया में कौन से वाली गवर्नमेंट है? A monarchy, B democracy, C anarchy, or D none of these. So beta, in India, as you all know, there is a democracy. So B option is correct. Mark the right answer. Next question is, what are the fundamental rights provided by the Constitution of India? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं? यू हैव 4 ऑप्शंस. राइट टू इक्वालिटी, बी ऑप्शन इज राइट टू फ्रीडम, सी ऑप्शन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड डी ऑप्शन इज ऑल द अबव. सो बेटा, ये सारे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं. सो डी, all of the above is the right answer. So next question. The Constitution of India was adopted by the, A option is Parliament of India, B option is Constituent Assembly, C option is Governor General, and D option is British Parliament. तो बेटा आपको भी पता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं.
दैट हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. आपने अगर कंट्री का प्रियम्बल बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड व्हेन वाज इट अडॉप्टेड, कब इसको अडॉप्ट किया गया था? 26 ऑफ नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The Constituent Assembly which framed the Constitution for Independent India was set up in. अब जिस Constituent Assembly ने हमारा Constitution फ्रेम किया, वो असेंबली कब सेटअप की गई थी, कब बनाई गई थी? So you have the four options बेटा. A is 1947, B is 1949, C is 1945 and D is 1946. So बेटा D option is correct. 1946 इंडिपेंडेंस से पहले ये असेंबली जो थी वो बना दी गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम शुरू हो गया था. So beta, this was whole for this chapter, and I hope you understand all the concepts clearly. We will be back for you with a new chapter. So till then, enjoy your day. Thank you.